अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। हमसे कहा जा रहा है एक पार्टिकल जो है उस पर चार्ज Q है, उसको एक स्क्वायर के सेंटर पे रखा गया है। आपको दिख रहा है बिल्कुल, स्क्वायर की साइड 1 मीटर दी गई है और 8 चार्जेस जो हैं इसके सराउंडिंग में है, ABCDEFGH। ये मैंने 8 चार्जेस जो हैं डायग्राम में इन पॉइंट्स पर दिखा रखे हैं। आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन Q, अगर Q की वैल्यू जो है वो 2 माइक्रो कूलम हो। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करें, हमें कूलम्स लॉ का फॉर्मूला मालूम है। कूलम लॉ का फॉर्मूला हमारा होता है F = K Q1 Q2 बाय R², जिसमें Q1 Q2 दो चार्ज होते हैं जिनके बीच आप फोर्स निकाल रहे हैं, और R वो डिस्टेंस होता है। कौन सा डिस्टेंस, जो दोनों चार्जेस को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद आता है। अगर मैं O को A से ज्वाइन करूं, O को E से ज्वाइन करूं, O को C से ज्वाइन करूं या O को G से ज्वाइन करूं, अगर मैं बात करता हूं या O को B से ज्वाइन करूं या O को F से ज्वाइन करूं, अपोजिट साइड्स में डायगनली अपोजिट या कहूं साइड्स में बिल्कुल अपोजिट चार्जेस के साथ Q का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। ये भी √2a होता है, हाफ डायगनल, इधर भी √2a, इधर भी √2a, इधर भी √2a, A इज़ द साइड ऑफ डायगनल। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जितनी फोर्स A लगा रहा है ऊपर, अट्रैक्शन फोर्स, अनलाइक चार्ज है ना, A लगा रहा है ऊपर, उतनी ही E लगा रहा है ऊपर, बिकॉज दोनों साइड चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, मतलब Q1 Q2 सेम है, R सेम है, तो फोर्स भी सेम आएगी। तो ये फोर्सेस जो O पे लग रही हैं डायगनली अपोजिट चार्जेस की वजह से, AO और EO साथ में ही इधर ऊपर जितनी फोर्स C लगा रहा है O पे, उतनी ही फोर्स इधर G लगा रहा है O पे। सभी तरफ से ये फोर्सेस, इन चारों चार्जेस की फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इनकी वजह से नेट फोर्स 0 हो जाएगी। अब बच गए कौन से, B और F वाले चार्ज। अगर मैं बात करूं, ऊपर 7Q प्लस का है, B पर 7Q जो है वो प्लस का है, वो इस पॉजिटिव को नीचे की तरफ धक्का देगा, है ना, नीचे की तरफ धक्का देगा, और नीचे 7Q माइनस का है, वो भी इस पॉजिटिव को नीचे की तरफ खींचेगा। ऊपर वाला +7Q ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा नीचे, और -7Q जो नीचे वाला है वो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों चार्जेस की फोर्स, B और F वाले चार्जेस की फोर्स अपोजिट नहीं होगी, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगी। इक्वल जरूर होगी बिकॉज दोनों साइड चार्ज भी सेम है, R भी सेम है, पर सेम डायरेक्शन में होगी। अपोजिट ना होने की वजह से ये कैंसिल आउट नहीं होगी, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स निकलेगी वो किसकी वजह से निकलेगी, वो निकलेगी FBO प्लस में क्या, FFO, है ना, या FOB प्लस में क्या, SFOF, जैसे मर्जी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम बात करें FBO इज़ व्हाट, K 7Q इनटू में क्या, Q बाय में डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस हो जाएगा हाफ, साइड का हाफ यानी कि A/2, साइड है हमारी 1 मीटर, तो दिस विल बी 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस में FFO निकालूंगा तो वो भी बिल्कुल सेम आएगी यही, तो इसका मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे नेट फोर्स आपकी निकलेगी, आप यहाँ K की वैल्यू पुट कीजिए, 9 × 10⁹ इंटू में 7, और Q का स्क्वायर पुट करेंगे, Q हमारा 2 माइक्रो कूलम है, 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर बाय में 1/2 का होल स्क्वायर, जिसमें 1 नीचे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 2.016 न्यूटन। थैंक यू। अगले क्वेश्चन को समझिए। 3 चार्जेस जो हैं Q1 Q2 Q3, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q है बोला जा रहा है। वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे रखे हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, Q Q एंड Q, ट्रायंगल की साइड L है, और एक और चार्ज जो कि +Q था उसको इस ट्रायंगल के सेंटर पे रखा गया है, सेंट्रॉइड पे रखा गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि +Q जो कि सेम चार्ज का, सेम साइन का है जिस साइन के ये तीनों चार्ज हैं, ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस ये जो सेंटर पे रखा है ये भी पॉजिटिव है, ये तीनों कॉर्नर वाले नेगेटिव है, तो सेंटर वाला भी नेगेटिव है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अभी हम सबको पॉजिटिव मान लेते हैं, हमें बताना है सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स क्या होगी। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपने देखना है कि जो ये हमारा नाम दे देंगे A, B और C, और ये बोल दिया जाएगा O। जो BO फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये हो जाएगी FBO, और जो CO फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, वो हो जाएगी अपनी क्या, FCO। अब ये 2 फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, अभी हम तीसरे चार्ज की फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, एक बार हम उसको भूल जाते हैं, हम सिर्फ इन दोनों फोर्स की रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल बाइसेक्टर पे होगा। बाइसेक्टर पे इसलिए होगा बिकॉज दोनों फोर्स बराबर हैं, ये भी अगर F है तो ये भी F है, बिकॉज दोनों साइड अगर ध्यान से देखें BO और CO दोनों साइड जो है चार्ज भी सेम है, Q और डिस्टेंस भी सेम है। कितना होता है सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होता है अपना L/√3, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें
तो के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों साइड से डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो फोर्स भी बिल्कुल सेम आ गई। अब हम बात करें कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये एंगल हमें पता होना चाहिए। रिजल्टेंट फॉर्म का फोर्स का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये एंगल क्योंकि यहाँ 120 डिग्री बनने वाला है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी, सेंट्रॉइड्स वाली साइड्स के बीच में एंगल, सेंट्रॉइड तक के जो डायगनल आ रहे हैं, साइड्स आ रही हैं, वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे 120 डिग्री के एंगल पे हम अच्छे से जानते हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं और 120 डिग्री का एंगल है तो फोर्स जो आने वाली है, मान लो F' आने वाला है, वो कितना आएगा, √a² + b² + 2ab cos 120, जो कि होता है -1/2। डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये याद रखने की चीज़ है, वेक्टर की प्रॉपर्टी है। आप यहाँ देखिए रिजल्टेंट f ही आ गया। कैसे आ गया f? भाई देखो ये आया f इंटू एफ, f², ये किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का f² जो आप देख पा रहे हैं, और ये प्लस का f², ये कट जाएगा, f² रूट में बचेगा, बाहर आएगा f हो जाएगा। मतलब क्या समझे आप, अगर दो वेक्टर इक्वल हों और उनके बीच का एंगल कितने डिग्री हो, 120 डिग्री हो, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है f' वो भी उनके इक्वल आता है। मेरा कहने का मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पे ये वाली फोर्स 5 न्यूटन है और मान लो ये वाली फोर्स भी 5 न्यूटन है, 120 का एंगल है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी कितनी आएगी, रिजल्टेंट फोर्स भी 5 न्यूटन ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें f लिया गया था दोनों फोर्स को, तो रिजल्टेंट फोर्स भी f आ रही है। अब ये दोनों मिलकर, कौन दोनों, FBO और FCO, ये दोनों मिलकर इस चार्ज को ऊपर धक्का दे रहे हैं, किसकी तरफ, ऊपर वाले Q की तरफ। अब वो Q भी तो जो है बदला लेगा, वो Q भी तो इस प्लस Q को, प्लस कैपिटल Q को रिपेल करेगा। किधर रिपेल करेगा, वो इसको नीचे की तरफ रिपेल करेगा। कितनी फोर्स से, जितनी फोर्स वो दोनों लगा रहे थे उतनी ही ये भी लगाएगा। ये तो कैसे लगाएगा भाई, क्योंकि इन दोनों से, जो उन दोनों चार्जेस से प्लस Q, कैपिटल Q का जो डिस्टेंस था, Q से Q का, इस Q से Q का या ऊपर वाले Q से Q का डिस्टेंस सेम था, चार्जेस का पेयर भी तीनों जगह सेम है, तो फोर्स भी क्या आएगी, सेम, KQ बाय r²। r मैंने बता ही दिया, ये सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कॉर्नर से कितना होता है, L/√3। तो मेरी बात को समझिए, यहाँ लेमिस थ्योरम भी लगा सकते थे हम लोग, इसे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कहा जाता था। ये F है, ये F है, ठीक है, रिजल्टेंट भी F आया, ऊपर की तरफ मैंने दिखा दिया, और ऊपर से भी प्लस Q ने कौन सी फोर्स लगाई, प्लस Q ने ऊपर से भी क्या लगा दी, F लगा दी नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ भी F आ गई। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो है दो फोर्स दिखाई दे रही हैं। कौन सी दो फोर्स दिख रही हैं, एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट, किन दोनों का भला, एक इसका और एक इसका रिजल्टेंट जो है वो बीच में है F, यानी कि ये दोनों फोर्स मिलकर इस चार्ज को ऊपर धक्का देना चाहती हैं। जितनी फोर्स से, उतनी ही फोर्स से ऊपर वाला चार्ज इस चार्ज को नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बेटा जो नेट फोर्स आएगी अपनी वो 0 आएगी, है ना। नेट फोर्स इज 0, F माइनस F एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। तो सेंट्रॉइड पे ध्यान रखिए, कभी भी कोई चार्ज रखा होता है, कोई भी चार्ज रखा हो, लेकिन कंडीशन की इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे सेम चार्ज होना चाहिए। तो सेंट्रॉइड पे रखे चार्ज पे नेट फोर्स 0 होती है। वो कैसे होती है मैंने आपको यहाँ समझाया अभी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। थैंक यू। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज Q आर हेल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन at what position and for what value of Q will the system be in equilibrium, check whether it is stable, unstable और neutral equilibrium। देखिए 3 बातें यहाँ पूछी जा रही हैं। हमसे कहा जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन एक A पे एक B पे एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग रखे गए हैं, एक तीसरा चार्ज प्लस Q जो है वो उनके बीच में कहाँ पे रखा जाए, किस जगह पे रखा जाए कि उस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो जाए, उसकी लोकेशन बतानी है। मैंने मान लिया वो A से X डिस्टेंस पे था, तो B से कितने डिस्टेंस पे हो गया, R माइनस X डिस्टेंस पे। अब इस पर नेट फोर्स अगर 0 हो जाती है तो मतलब दोनों साइड से जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है अनलाइक चार्ज होने की वजह से FOA और FOB वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट तो है, साथ में इक्वल भी होनी चाहिए। अब नेट फोर्स जहाँ 0 होती है वो डिस्टेंस अगर आपने निकालना है तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो हम इनके मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर देते हैं जी। FOA इस मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ FOB। अब FOA मतलब KEQ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, साइन नहीं ले रहे हैं। KEQ बाय में x² मस्ट बी इक्वल टू
के ई क्यू बाय में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम बात करें ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू आर बाय 2। यानी कि आप बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखेंगे जब, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यह हमें लोकेशन मिल गई कि हमें इस चार्ज को नेट फोर्स अगर ज़ीरो करनी है तो मिड पॉइंट पे रखा जाएगा। हर बार आंसर आर बाय 2 नहीं आएगा, ये तभी आ रहा है जब दोनों साइड जो हैं चार्ज इक्वल हैं, जिन दोनों चार्जेस के बीच में तीसरा चार्ज रखा जा रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि बताइए इस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो बीच में आपने रखा है कि एंटायर सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने का मतलब होता है इस सिस्टम के हर चार्ज पे नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। अब मैं हर चार्ज पे नेट फोर्स ज़ीरो करके इस क्यू की वैल्यू निकालता हूँ। अब अगर जब मैंने क्यू पे नेट फोर्स ज़ीरो दिखाई थी अभी, तो क्यू की फोर्सेस को बैलेंस कर दिया था मैंने, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया था, तो मैं क्यू को फाइंड नहीं कर सकता। अगर क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो मैं अब क्यू पर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं दिखाऊंगा। जब मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है तो मैं किसी और चार्ज पे नेट फोर्स ज़ीरो दिखाऊंगा, बिकॉज हमसे कहा जा रहा है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब सभी पे नेट फोर्स ज़ीरो है। तो हम बात करते हैं एट माइनस ई जो हमारा एट ए पे रखा हुआ है, ठीक है ना, उस पर नेट फोर्स हम लोग क्या दिखा देते हैं, ज़ीरो दिखा देते हैं। उस पर नेट फोर्स अगर हम ज़ीरो दिखाते हैं तो उस पर लगने वाली फोर्सेस भी आपस में बैलेंस हो जाएंगी। उस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, उसको एक तो प्लस क्यू अट्रैक्ट कर रहा है राइट में, प्लस क्यू जो अट्रैक्ट कर रहा है राइट में वो फोर्स है जी ए ओ, है ना, ए ओ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और एक उधर जो है बी वाला माइनस ई जो है वो इसको रिपेल कर रहा है लेफ्ट में, रिपेल कर रहा है, तो उसकी फोर्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो क्या है, एफ ए बी, सॉरी एक ए ओ थी दूसरी आ गई ए बी, तो एफ ए बी। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में बैलेंस कर दी जाएं जैसे पहले किया था। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एफ ए ओ राइट में और एफ बी ओ लेफ्ट में। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन तो ऑलरेडी ही अपोजिट है, नेट ज़ीरो हो जाएगी। तो लेट वी फाइंड दिस, इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो इनका मैग्नीट्यूड जो है इक्वेट कर दीजिए, कितना आएगा, दिस विल बी एफ बी ओ, एफ ए ओ का मैग्नीट्यूड आएगा के ई क्यू बाय एक्स स्क्वायर, है ना, ए और ओ का मैग्नीट्यूड, ए और ओ के बीच ई क्यू बाय डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर। हालांकि एक्स की वैल्यू अभी निकाली है हमने, पुट करेंगे। और हम बात करें एफ बी ओ, बी से ओ, बी से ओ के बीच में डिस्टेंस कितना है, बी से ओ के बीच में डिस्टेंस आर है, और बी और ओ के बीच में जो चार्जेस हैं वो ई एंड ई हैं। ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। तो मैं कहूँगा के ई इंटू ई, ई स्क्वायर बाय में डिस्टेंस है आर स्क्वायर। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है कि आखिर वो चार्ज कितना होना चाहिए। एक्स को पुट करेंगे हम, आर बाय 2 अभी हमने फाइंड किया है, तो यहाँ से क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी आर स्क्वायर ई बाय में 4 आर स्क्वायर। तो आंसर इज़ व्हाट, ई बाय 4। ये ई बाय 4 जो है हमारा चार्ज होना चाहिए क्यू, तभी जो है ये सिस्टम, एंटायर सिस्टम बैलेंस्ड होगा। अब कह रहा है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये देखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ से चार्ज को अगर हल्का सा भी हिलाओ तो चार्ज वापस वहीं आ जाता है। अनस्टेबल वो होगा जहाँ से बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए तो बॉडी वापस ना आए। अब आपको जो अनस्टेबल स्टेबल देखना है वो आप देख सकते हैं, एक तो अलॉन्ग द लाइन देखना होता है और एक अलॉन्ग द इक्वेटर देखना होता है। इक्वेटर मतलब समझते हैं आप, इक्वेटोरियल लाइन, नॉर्मल टू इक्वेटर। मैं कह सकता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखना होता है या अलॉन्ग वाई एक्सिस देखना होता है। अगर मैं इसको राइट या लेफ्ट में हल्का सा भी डिस्प्लेस करता हूँ तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स पहले से ज़्यादा हो जाएगी। ये मेरा प्लस क्यू अगर मान लो हल्का सा मैं राइट ले गया तो ये नेगेटिव इसको जब डिस्टेंस कम हो जाएगा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इसको खींच के राइट में ही ले जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। तो लाइन के अलॉन्ग ये जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 4 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, उनके बीच का जो गैप है वो 2 मीटर है, उनको एयर में रखा गया है। आपको उनकी जो लाइन ज्वाइन कर रही है उन दोनों चार्जेस को नीचे देख सकते हैं, उस पर एक ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पर दोनों की वजह से आने वाली नेट फील्ड ज़ीरो हो जाए। अब नेट फील्ड ज़ीरो तभी होगी जब फील्ड्स आपस में बैलेंस होंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो आप समझ सकते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होती है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है ओ जो कि ए से एक्स डिस्टेंस पे है। हम मान लेते हैं कि ओ पॉइंट पे नेट फील्ड ज़ीरो है। अब ये ओ पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एक्स, ये हमें फाइंड करना है। इस एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ होगा ये एक्स, मतलब कहाँ होगी ये पॉइंट ओ की लोकेशन। तो यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज ए की जो फील्ड है वो अवे फ्रॉम चार्ज ओ ए अवे है, और बी की जो फील्ड है वो भी अवे फ्रॉम चार्ज लेफ्ट की तरफ ओ बी है। फील्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट। अब नल पॉइंट का ये फॉर्मूला है, नल पॉइंट हमारा, इसे नल पॉइंट कहते हैं, जिस पे हम नेट फील्ड जीरो निकाल रहे हैं। अब जब इन बिटवीन लाइक चार्जेस निकाली जाती है, दोनों साइड से लाइक चार्ज है, लाइक चार्जेस के बीच में जब नल पॉइंट निकाला जाता है, फील्ड के मैग्नीट्यूड को इक्वल रखा जाता है, k/r², k/r²। तो हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है, वो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। Q1 Q2 इज इक्वल टू x/r-x का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में चार्जेस का रेशो है और राइट हैंड साइड में डिस्टेंस का रेशो है। कौन से डिस्टेंस का? देखिए, Q1 से डिस्टेंस है x, और Q2 से कितना डिस्टेंस होगा? Q2 से डिस्टेंस होगा r-x। एक्चुअल में r का मतलब यहाँ 2 मीटर से है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया r-x। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड पुट करना है, साइन पुट नहीं करना। Q1 का मैग्नीट्यूड 4 है और Q2 का मैग्नीट्यूड जो है 1 है। ऊपर भी माइक्रो कूलम, नीचे भी माइक्रो कूलम, माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख सकते हैं Q1 से डिस्टेंस x था, तो Q1 के सामने x है बच्चे। Q2 से डिस्टेंस कितना था? r-x, तो Q2 के सामने r-x है और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ x/r-x। ध्यान दीजिएगा, जो भी स्क्वायर यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट बन के जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिसका रूट इजीली निकल जाएगा। बस आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। दैट आंसर इज 2 इज इक्वल टू x/r कितना गिवन था? 2 मीटर, x/2 - x। तो यहाँ से हमारे पास आएगा निकल के 4 - 2x इज इक्वल टू x, एंड x इज इक्वल टू आएगा 4/3 मीटर। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस। बोथ हैव इनर्ट स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑब्लिक मासेस। हमसे कह रहा है कि कूलम लॉ हो या न्यूटन्स लॉ हो, वो दोनों लॉ जो हैं r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कूलम लॉ होता है Q1 Q2/r², और जो ग्रेविटेशन लॉ, जो मासेस के बीच की अट्रैक्शन फोर्स होती है, वो होता है Gm1 m2/r², जैसा कि हम जानते हैं। हमसे कहा जाता है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द कूलम फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। किस किस के बीच? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच। अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन मैं लेता हूं, उसका चार्ज है -e, एक प्रोटॉन का चार्ज है +e, बट मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो दोनों का मास अलग अलग रहेगा। मान लो ये दोनों चार्ज स्टैटिक हैं, इनका मास भी है, इनका चार्ज भी है, इनके बीच का गैप जो है वो r है। अगर मैं इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता हूँ तो वो आएगी ke × e² बाय में r²। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो साइन नहीं लेंगे नेगेटिव का। अगर मैं इनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूँ तो वो आती है Gme × mp बाय में r²। हमसे कहा जा रहा है इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालिए। अब मैं रेशियो अगर निकालूँ Fe/Fg, तो आप जानते हैं जब मैं रेशियो निकालूंगा तो r² से r² दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? ke² बाय में Gme mp। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ सारी वैल्यूज़ हमें नोन होती हैं, हम सारी पुट कर देंगे। k की वैल्यू 9 × 10⁻9, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 उसका स्क्वायर, और साथ में नीचे g यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 10⁻11। एक इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि एग्जाम में लिखा हुआ भी मिलता है आपको, वैसे आपको याद भी रहना चाहिए, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और एक प्रोटॉन का जो मास आपका होता है वो 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। अब इस पूरे फैक्टर को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आप इस वैल्यू को याद रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको कैलकुलेट करें। तो इसकी वैल्यू याद रख लीजिए। इस रेशो की वैल्यू होती है 2.3 × 10⁻39। ये क्योंकि एक रेशो है इसलिए इसकी कोई SI यूनिट नहीं होती। आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन कितने टाइम ज़्यादा होती है? 2.3 × 10⁻39 टाइम ज़्यादा होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अभी हम चले अगर सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट में यही रेशो हमें फिर से निकालना है। फिर से जो रेशो निकालना है वो निकालना है किसके बीच? वो हमें दिया जा रहा है कि सेकंड में हमें जो है रेशो वो
दो प्रोटॉन्स के बीच में निकालना है। मतलब पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये देखिए और एक प्रोटॉन ये देखिए लिया था, अब मैं दो प्रोटॉन लूँगा। दो प्रोटॉन अगर मैं लूँगा तो दोनों प्रोटॉन का जो मास रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। दोनों प्रोटॉन का मास mp, चार्ज तो दोनों प्रोटॉन पे सेम होगा। r डिस्टेंस पे रखे हैं। हम फिर से f इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय में f ग्रेविटेशन निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाली थी यहाँ पे। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। बस हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा k e इंटू ई स्क्वायर बाय में लिख देता हूँ चलिए मैं r स्क्वायर। और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, पिछली बार एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, अब की बार दोनों प्रोटॉन है तो mp इंटू mp बाय में r स्क्वायर से r स्क्वायर फिर कैंसिल आउट हो गया। क्या आ रहा है के ई स्क्वायर बाय में जी एम पी का होल स्क्वायर। फिर से अगर हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं के की, ई की और मास ऑफ प्रोटॉन की और जी की, तो हमारा आंसर जो निकल कर आता है वो 1.3 इंटू 10⁻36 निकल कर आता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, इस वैल्यू को आप याद रख लीजिए क्योंकि इतना लंबी कैलकुलेशन बार बार करने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम स्ट्रॉन्गर होती है। अब हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट पे हमें कहा जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे क्या निकालें, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। मतलब अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की भी और किसकी, प्रोटॉन की भी। तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन, प्रोटॉन की एक्सेलरेशन निकालते हैं जी। और ये कह रहा है कि दो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये 1 एंगस्ट्रॉम एक दूसरे के से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे रखने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं भाई, एक हम जो है प्रोटॉन ले लेते हैं। इनका चार्ज तो सेम रहेगा, मास अलग अलग रहेगा। जो डिस्टेंस दिया है वो 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। 1 एंगस्ट्रॉम को अगर मैं चेंज करूँ किसमें, मीटर में, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं इसका इनके बीच की फ़ोर्स निकालूंगा। फ़ोर्स क्यों निकालूंगा, मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। एक्सेलरेशन होती है जो फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय मास, जिस मास की आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। अब मैं एक्सेलरेशन अगर निकालता हूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इस फोर्स को मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर प्रोटॉन की निकालता हूँ तो इस फोर्स को जो मैं यहाँ निकालूंगा उसको मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करूँगा, मुझे प्रोटॉन की एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ये फोर्स जो इन दोनों के बीच में है, ये फोर्स हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी के Q1 Q2 यानी कि E इंटू ई के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। अब हम जो है एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, रेशो नहीं निकाल रहे हैं, रेशो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्या आएगा जी, ये आएगा जी के E इंटू ई के ई स्क्वायर बाय में R स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय नीचे यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि हमें ये सारी वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। अगर मैं सारी वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारा आंसर जो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा इलेक्ट्रॉन का आंसर आएगा कितना, फोर्स निकल कर आएगी 2.3 इंटू 10⁻⁻8। जब आप ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यूज़ पुट करेंगे के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये हमारी फोर्स निकल कर आएगी। और बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आप जानते हैं होता है 9 इंटू 10⁻31। तो आंसर आएगा बेटा 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हाँ, ये एक्सेलरेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वो बार बार चेंज हो सकता है। कौन सा डाटा चेंज हो सकता है जी, यहाँ पे K वही रहेगा, E वही रहेगा, ME वही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। सिर्फ चेंज क्या कर सकते हैं, चेंज करने को हम सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस यहाँ पे लिया गया कितना, 1 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम दिया हो, तो बार बार आपकी फोर्स जो है वो चेंज होके आएगी। बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन आएगी। इसी फोर्स को अगर आप जो है डिवाइड कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, जो कि होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो एक्सेलरेशन कुछ और निकल कर आएगी। इसको सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन आती है 1.3 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसको आप जो है अच्छे से इस चीज़ को आप नोट कर दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो है SC वर्मा साहब की बुक में भी है।
10 positive charge particles are kept fixed on x-axis at point x is equal to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter up to 100 centimeter. The first particle has charge 1 into 10 to the power minus 8, second 8 into 10 to the power minus 8, third 27 into 10 to the power minus 8, and so on. 10th particle will have charge 1000 10 to the power minus 8. Find the magnitude of electric force acting on 1 coulomb charge प्लेस एट द ओरिजिन। मतलब मुझे एक एक्स एक्सिस बनानी, जैसे क्वेश्चन में मुझे कहा जा रहा है, और एक्स एक्सिस पर मुझे क्या है 10, 20, 30 अप टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 पॉइंट लिए जाएंगे 10 से लेके 100 तक। उन 10 पॉइंट्स पर मुझे 10 चार्जेस प्लेस करने हैं, जैसा कि ऊपर रखा बोला जा रहा है। पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है, दूसरे का दिया है, तीसरे का दिया और लास्ट वाले 10th चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि एक चार्ज जो कि 1 कूलम का है उसे ओरिजिन पे रखिए और बाकी सभी की वजह से जो है 1 कूलम चार्ज पे फोर्स निकालिए। ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। चलिए लिख रख के देखते हैं चार्ज क्या होता है। ये मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन पे मैंने चार्ज रखा Q0, जिसको मैं बोल रहा हूँ 1 कूलम। फिर मुझसे कहा जाता है एक्स एक्सिस पर 10 सेंटीमीटर पर, एक्स एक्सिस पर 20 सेंटीमीटर पर, एक्स एक्सिस पर 30 सेंटीमीटर पर, ऐसे करते करते एक्स एक्सिस पर कहाँ 10 सेंटीमीटर पर हमने डिफरेंट चार्जेस रखे। अब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है ज़रा लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले चार्ज का जो कि 10 सेंटीमीटर पर रखा है दैट इज़ Q1, वो है हमारा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। और सेकंड चार्ज जो हमारा 20 पे रखा है वो है हमारा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। थर्ड चार्ज हमारा जो है वो 27 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। और लास्ट वाला चार्ज यानी कि Q10 जो हमारा है वो है 1000 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। ये सारे चार्जेस यहाँ रखे हैं और हमसे कहा जाता है कि इन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स निकालनी है किस पे 1 कूलम के चार्ज पे। अब 1 कूलम के चार्ज पे ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, 1 कूलम भी पॉजिटिव है, तो अगर हम देखें तो ये सारे चार्जेस Q1 हो, Q2 हो या Q3 हो, सभी इस Q0 को रिपेल करेंगे। और फोर्स जो होती है उसी लाइन के अलॉन्ग होती है जिस लाइन से सबको जोड़ा जा रहा है, यानी कि अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। तो Q1 जब फोर्स लगाएगा Q0 पे तो रिपल्शन फोर्स अपने से दूर फेंकेगा, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। Q2 भी पॉजिटिव है, Q2 भी जब इस पर फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में लगाएगा, Q3 भी इसको इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यानी कि 10 के 10 चार्ज जब इसको रिपेल करेंगे तो इसी डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमें नेट फोर्स निकालनी है Q0 पे। तो F नेट ऑन Q0, F नेट ऑन Q0 निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी फोर्सेस को जो कि सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करना पड़ेगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू कहाँ तक, अप टू F10 तक। मतलब 10 चार्जेस की फोर्सेस यहाँ पे लगाने के बाद हमें सबको ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि सारी सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में ना होती तो हम वेक्टर के लॉज अप्लाई करते। हालांकि ये भी वेक्टर का ही लॉ है कि आपकी जब भी सारी फोर्सेस सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपली ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं। नेट फोर्स निकालने के लिए पहले F1 निकालेंगे। F1 किसके बीच की फोर्स है, F1 जो है वो Q1 लगा रहा है किस पे, Q0 पे। तो Q1 और Q0 के बीच की फोर्स है। Q0 कहाँ रखा है अपना, ओरिजिन पे। Q0 कहाँ रखा है जी, ओरिजिन पे। तो फोर्स आएगी जी F1 के Q1 Q0 बाय में डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब उसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा के Q0 बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। प्लस अब मैं देखूंगा F2 किसके बीच की फोर्स है, F2 वो है जो Q2 लगा रहा है Q0 पे। Q2 जब Q0 पे लगाएगा तो फॉर्मूला बनेगा के Q2 Q0 बाय में डिस्टेंस कितना है जी, जहाँ Q2 रखा है वो डिस्टेंस है 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है। तो सबको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड या 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर वे में F3 के Q3 Q0 बाय में डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट वाली फोर्स निकालेंगे के Q10 Q0 बाय में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लास्ट तक डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो है इन सब की वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है।
हम नेट फोर्स निकालेंगे जी। सब में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, सब में से K कॉमन आ जाएगा, Q0 कॉमन आ जाएगा, और नीचे क्या कॉमन आ जाएगा, नीचे जो है वो आप देखें 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर है। एक काम करते हैं 10⁻² का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सब में से, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा क्या, Q1 कितना है जी, Q1 बचेगा ना। Q1 कितना है, Q1 है हमारा 1 इंटू 10⁻⁸ बाय में क्या 10 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जो है 10⁻² का स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हैं, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10⁻²। अगले में क्या बचेगा जी, Q2 कितना है हमारे पास, Q2 है जी 8 इंटू 10⁻⁸ और नीचे क्या बचेगा, आप 10⁻² का स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हैं, किसका स्क्वायर बचेगा, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10⁻, हाँ जी -2, एक ही बात है, सॉरी 4 इंटू 10⁻² नहीं, 4 इंटू 10⁻², -2 तो कॉमन चला गया। प्लस में अगला हम बात करें Q3 हमारे पास कितना है 27 इंटू 10⁻⁻8 और नीचे 30 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 10⁻²। मैं 10⁻² के फॉर्मेट में नीचे इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको भी बाहर कॉमन ले लूँगा। और लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q10 हमारा कितना है 1000 और बाय में 100 का स्क्वायर यानी कि 10⁻4 आ जाएगा नीचे, या कहूँ 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2, है ना। अब हम यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, समझ गए, नीचे 100 का स्क्वायर मतलब 10⁻4 ये बचेगा नीचे। अब मैं नीचे से 10⁻2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आता है वो नेट फोर्स का रिज़ल्ट क्या निकल कर आता है। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो Q0 तो बाहर था ही था, K की वैल्यू भी पुट कर दी जाए, K है 9 इंटू 10⁻9, Q0 हमारा 1 है और नीचे एक हमने जो कॉमन लिया था वो 10⁻² का स्क्वायर कॉमन लिया था और साथ में अब सब में से क्या कॉमन ले लेंगे 10⁻²। तो ये हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर जो था वो बन जाएगा 10⁻⁻4 और 10⁻2 नीचे से और कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा देखिए, ब्रैकेट में बचा हमारे पास कितना 10⁻⁻8, शायद वो भी हम लोग कॉमन ही ले लें तो बेटर रहेगा, तो उसको भी हम कॉमन ले लेते हैं 10⁻⁻8 को, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, समझ गए मेरी बात आप, 10⁻⁻8 भी मैंने नोमिनेटर में से क्या कर लिया कॉमन ले लिया है, सब बाहर चला गया है। तो क्या बचा बच्चे, ये यहाँ तो सब बाहर चला गया, नीचे से 10⁻2 गया, ऊपर 10⁻⁻8 गया, यहाँ बचा 1। यहाँ पे क्या बचा नेक्स्ट वाले में आप देखें तो नेक्स्ट वाले केस में ये सारी चीज़ें ये कॉमन चले गए हैं बाहर, 10⁻⁻8 ऊपर से 10⁻2 नीचे से, है ना। यहाँ पर भी हम 10⁻⁻8 लिखेंगे और ये हमारा 100 का चार्ज था, तो यहाँ हम 100 इंटू 10⁻⁻8 लिखेंगे, था ना हमारा 1000 का ही था, सही 1000 का ही चार्ज था हमारा, 1000 का था, इंटू में 10⁻⁻8 लिखेंगे। तो यहाँ से भी हमारा जो है 10⁻⁻8 भी कॉमन गया, 10⁻⁻2 भी कॉमन गया। अब आप देखिए क्या बचा यहाँ पे, यहाँ मैं देखूँ तो इधर बचा है 1, इधर बचा है 8/4 सेकंड में, तो 8/4 मतलब कितना हो गया 2, 8/4 मतलब 2, ये 27/9 कितना हो गया 3। अब ऐसे ही ये 1000 बाय में नीचे 100, भाई जो मैंने हाईलाइट किया वो तो बाहर चला गया ना, 1000/100 कितना हो गया 10। तो क्या बच रहा है यहाँ पे देखें आप, यहाँ फर्स्ट में 1, फिर क्या बच रहा है 2, फिर क्या बच रहा है 3, तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्लस में 2 प्लस में 3, ऐसे करते करते लास्ट में क्या बच रहा है, लास्ट में बच रहा है क्या 10 बच रहा है। तो आप समझ गए 1 2 3 के बाद जब लास्ट तक 10 तक जाना है तो बीच की डिजिट्स क्या होंगी, यू कैन अंडरस्टैंड बीच की डिजिट जो है वो हमारी 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग ही है। तो यहाँ हम 9 इंटू 10⁻⁻9, 10⁻⁻8, 10⁻ नीचे सॉल्व कर देते हैं, -4 + 2 -2, और ये हमारा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक लिख देते हैं सारा, +5 +6 +7 +8 +9 +10। तो समझ रहे हैं हमारे को फर्स्ट 3 चार्जेस दिया हुए थे और लास्ट वाला चार्ज दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हमने बाकी सारे चार्ज बीच में क्या होंगे आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो वो क्या रहा था, पहले 1 का क्यूब था यहाँ पर,
फिर 2 का क्यूब था यहाँ पे, कहाँ पे भला ये चार्ज तो थे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और लास्ट में 10 का क्यूब था। तो बीच में 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब ज़रूर होगा। ठीक है, अब यहाँ हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 से 10 तक का जो हमारा सम होता है वो 55 होता है, तो 9 इंटू में वो सम 55 आएगा। यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9 इंटू 10⁻⁹, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 11 - 8, दैट विल बी 10⁻3। ऐसा ही होगा ना भाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा 549 इंटू 10⁻3 न्यूटन। हम इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे राउंड ऑफ करके, 4.95 इंटू 10⁻5 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं हम कि हमारे को एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, दिखा रखा है। हमसे कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकालिए ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट पी। ये 1 माइक्रोकूलम पी पर रखा हुआ है। इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस। अदर 2 चार्जेस कौन सा वाला है, एक ए पॉइंट पर रखा है +2 इंटू 10⁻⁸, और एक बी पॉइंट पर रखा है जो -10⁻⁸ है। अब मैं अगर बात करूं, ए वाला चार्ज पी वाले चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स F1 कहलाएगी। उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है, और ये डायरेक्शन कैसे आई हम जानते भी हैं। दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन फोर्स जो है वो अलोंग द लाइन अवे फ्रॉम चार्जेस होगी। 2 जो है 1 को अवे फ्रॉम इटसेल्फ फेंकेगा। तो अगर हम बात करें -10⁻⁸ की, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव क्या करेगा, +1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इन P और B के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी जो कि होगी टूवर्ड्स द चार्ज, और A और P के बीच में रिपल्शन फोर्स होगी जो होगी अवे फ्रॉम चार्ज। क्योंकि दोनों फोर्सेस जिस लाइन के अलॉन्ग हैं उस लाइन के बीच में जो एंगल है, उन लाइन्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट फोर्स बीच में आएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री क्या आएगी, वो होगी √of F1² प्लस में क्या होगी F2² प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स F जो आएगी वो रिजल्टेंट फोर्स √of F1² और प्लस में F2² आएगी। अब F1 F2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए। व्हाट इज़ F1? F1 जो फोर्स है वो होगी K इंटू में किस किस के बीच की फोर्स है, वो 2 और 1 के बीच की फोर्स है। तो K 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू में 1 माइक्रोकूलम है, उसको कूलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय में दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि आपको 10 सेंटीमीटर दिख रहा है A से P में। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना नहीं बोलेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सिमिलर वे में हम निकालते हैं बेटा F2 जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में है, K और 10⁻⁸, और साथ में क्या है वहाँ ऊपर 1 माइक्रोकूलम। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 है ना, K Q1 Q2 बाय R² लेते हैं। R यानी कि डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर हमें वहाँ बताया गया है। ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो ये मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके उसका स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ K की वैल्यू दोनों जगह पुट करनी है, ऊपर भी पुट करनी है, नीचे भी पुट करनी है। हम जानते हैं क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ सॉल्व करने पर नीचे जो रिजल्ट आता है वो आता है हमारे पास कितना, 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब ये F1 F2 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन द नेट फोर्स ऑन दिस 1 माइक्रोकूलम विल बी √of F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। 10⁻³ जो है यहाँ रूट से बाहर चला जाएगा, उसका स्क्वायर होगा ना 10⁻³ का, वो कॉमन लूँगा तो 10⁻³ रूट से बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो है जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद वो निकल कर आएगा 18 इंटू 10⁻³ इंटू 2.236, और इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 4 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। राउंड ऑफ करने के बाद हम इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज़ द नेट फोर्स। थैंक यू। अगले क्वेश्चन को समझिए। 3 चार्जेस जो हैं Q1 Q2 Q3 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q है बोला जा रहा है।
वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे रखे हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया Q, Q एंड Q, ट्रायंगल की साइड L है, और एक और चार्ज जो कि प्लस Q था उसको इस ट्रायंगल के सेंटर पे रखा गया है, सेंट्रॉइड पे रखा गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लस Q जो कि सेम चार्ज का, सेम साइन का है, जिस साइन के ये तीनों चार्ज हैं, ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस ये जो सेंटर पे रखा है ये भी पॉजिटिव है, ये तीनों कॉर्नर वाले नेगेटिव है, तो सेंटर वाला भी नेगेटिव है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अभी हम सबको पॉजिटिव मान लेते हैं, हमें बताना है सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स क्या होगी। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपने देखना है कि जो ये हमारा नाम दे देंगे A, B और C, और ये बोल दिया जाएगा O। जो BO फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये हो जाएगी FBO, और जो CO फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, वो हो जाएगी अपनी क्या, FCO। अब ये दो फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, अभी हम तीसरे चार्ज की फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, एक बार हम उसको भूल जाते हैं, हम सिर्फ इन दोनों फोर्स की रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल बाइसेक्टर पे होगा। बाइसेक्टर पे इसलिए होगा बिकॉज दोनों फोर्स बराबर हैं, ये भी अगर F है तो ये भी F है, बिकॉज दोनों साइड अगर ध्यान से देखें BO और CO दोनों साइड जो है चार्ज भी सेम है, Q और डिस्टेंस भी सेम है। कितना होता है सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस? सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होता है अपना L/√3, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो KQ/Q/R², KQ/Q/R², दोनों साइड से डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो फोर्स भी बिल्कुल सेम आ गई। अब हम बात करें कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये एंगल हमें पता होना चाहिए। रिजल्टेंट फॉर्म का फोर्स का फॉर्मूला होता है √A² + B² + 2AB cos θ। ये एंगल क्योंकि यहाँ 120 डिग्री बनने वाला है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी, सेंट्रॉइड्स वाली साइड्स के बीच में एंगल, सेंट्रॉइड तक के जो डायगोनल आ रहे हैं, साइड्स आ रही हैं, वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे 120 डिग्री के एंगल पे हम अच्छे से जानते हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं और 120 डिग्री का एंगल है तो फोर्स जो आने वाली है, मान लो F' आने वाला है, वो कितना आएगा, √A² + B² + 2AB cos 120, जो कि होता है -1/2। डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये याद रखने की चीज़ है, वेक्टर की प्रॉपर्टी है। आप यहाँ देखिए रिजल्टेंट F ही आ गया। कैसे आ गया F? भाई देखो ये आया F × F, F², ये किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का F² जो आप देख पा रहे हैं, और ये प्लस का F², ये कट जाएगा, F² रूट में बचेगा, बाहर आएगा F हो जाएगा। मतलब क्या समझे आप, अगर दो वेक्टर इक्वल हों और उनके बीच का एंगल कितने डिग्री हो, 120 डिग्री हो, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है F' वो भी उनके इक्वल आता है। मेरा कहने का मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पे ये वाली फोर्स 5 न्यूटन है और मान लो ये वाली फोर्स भी 5 न्यूटन है, 120 का एंगल है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी कितनी आएगी, रिजल्टेंट फोर्स भी 5 न्यूटन ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें F लिया गया था दोनों फोर्स को, तो रिजल्टेंट फोर्स भी F आ रही है। अब ये दोनों मिलकर, कौन दोनों, FBO और FCO, ये दोनों मिलकर इस चार्ज को ऊपर धक्का दे रहे हैं, किसकी तरफ, ऊपर वाले Q की तरफ। अब वो Q भी तो जो है बदला लेगा, वो Q भी तो इस प्लस Q को, प्लस कैपिटल Q को रिपेल करेगा। किधर रिपेल करेगा, वो इसको नीचे की तरफ रिपेल करेगा। कितनी फोर्स से, जितनी फोर्स वो दोनों लगा रहे थे उतनी ही ये भी लगाएगा। ये तो कैसे लगाएगा भाई, क्योंकि इन दोनों से, जो उन दोनों चार्जेस से प्लस Q, कैपिटल Q का जो डिस्टेंस था, Q से Q का, इस Q से Q का या ऊपर वाले Q से Q का डिस्टेंस सेम था, चार्जेस का पेयर भी तीनों जगह सेम है, तो फोर्स भी क्या आएगी, सेम, KQ/R²। R मैंने बता ही दिया, ये सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कॉर्नर से कितना होता है, L/√3। तो मेरी बात को समझिए, यहाँ लेमिस थ्योरम भी लगा सकते थे हम लोग, इसे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कहा जाता था। ये F है, ये F है, ठीक है, रिजल्टेंट भी F आया, ऊपर की तरफ मैंने दिखा दिया, और ऊपर से भी प्लस Q ने कौन सी फोर्स लगाई, प्लस Q ने ऊपर से भी क्या लगा दी, F लगा दी नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ भी F आ गई। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो है दो फोर्स दिखाई दे रही हैं। कौन सी दो फोर्स दिख रही हैं, एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट, किन दोनों का भला, एक इसका और एक इसका रिजल्टेंट जो है वो बीच में है F, यानी कि ये दोनों फोर्स मिलकर इस चार्ज को ऊपर धक्का देना चाहती हैं। जितनी फोर्स से, उतनी ही फोर्स से ऊपर वाला चार्ज इस चार्ज को नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बेटा जो नेट फोर्स आएगी अपनी वो 0 आएगी, है ना।
नेट फोर्स इज 0, F माइनस F एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। तो सेंट्रोइड पे ध्यान रखिए, कभी भी कोई चार्ज रखा होता है, कोई भी चार्ज रखा हो, लेकिन कंडीशन की इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे सेम चार्ज होना चाहिए। तो सेंट्रोइड पे रखे चार्ज पे नेट फोर्स 0 होती है। वो कैसे होती है मैंने आपको यहाँ समझाया अभी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। थैंक यू। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द चार्ज Q, Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। आपसे कह रहा है कि 3 चार्ज जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, एक प्लस Q A पर, एक प्लस Q B पर और एक माइनस Q C पर रखा है। अब ये हर एक चार्ज बाकी दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स फील करेगा। भाई एक चार्ज को सराउंडिंग के जितने भी चार्ज हैं वो फोर्स लगाते हैं। अब A वाले पे निकालूं तो C भी लगाएगा और B भी लगाएगा, ऐसे ही C पे निकालूंगा तो A भी लगाएगा, B भी लगाएगा, B पे निकालूंगा तो A भी लगाएगा, C भी लगाएगा, यानी कि हर चार्ज पे 2 फोर्स मिलने वाली हैं। तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। अब देखना है, रिपल्शन हुई तो अवे फ्रॉम चार्ज जाएगी, अट्रैक्शन हुई तो टूवर्ड्स द चार्ज जाएगी। यहाँ लाइक चार्ज भी हैं और अनलाइक भी हैं। पहले A पर देखते हैं। बी ए पर फोर्स लगाएगा, बी ए पर जो है रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दोनों लाइक हैं। ये फोर्स आएगी हमारी KQ² बाय में L²। सी भी ए पर फोर्स लगाएगा लेकिन अट्रैक्टिव लगाएगा क्योंकि वो नेगेटिव है और ए वाला पॉजिटिव है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा इसको। तो वो जो फोर्स आएगी वो हमारी फोर्स क्या आएगी, F विल बी, मेरे ख्याल मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आएगा, KQ² बाय में, है ना, KQ × Q² बाय में L²। अब यहाँ पे 2 फोर्स लग रही हैं। अब मैं अगर बात करूँ रिजल्टेंट कहाँ होगा, रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्टर पे होगा। अगर दोनों फोर्स इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे होता है। कितना होगा, जैसे कि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, यहाँ एंगल कितना बनेगा 120, और वेक्टर की प्रॉपर्टी है, हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, 2 वेक्टर इक्वल हो, एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट भी एग्जैक्टली उनके इक्वल आता है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स KQ² बाय L² आएगी। जैसे कि मैं दोबारा लिख देता हूँ, F' इज इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos 120। 2AB का मतलब A भी F है, B भी F है, तो 2F × F cos 120, cos 120 होता है -1/2। 2 से 2 कट गया। यहाँ आप देख सकते हैं एक यहाँ प्लस का F² है और ये जो है ये माइनस का F² है, कट जाएगा। तो F' यानी कि रिजल्टेंट F ही निकल कर आएगा। तो रिजल्टेंट को मैंने F लिखा था यहाँ पर। सिमिलर वे में बाकी दोनों चार्जेस पे सेम प्रॉपर्टी लगेगी। बाकी दोनों चार्जेस पे क्या लगेगा जी, B पे देखूँ तो A वाला इसको रिपेल करेगा और C वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों साइड फिर से फोर्सेस सेम होगी तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे आएगा और रिजल्टेंट भी F आएगा। अगर C वाले चार्ज पे देखूँ तो C वाले चार्ज पे क्या हो रहा है, C वाले चार्ज को दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, C पर अलग हुआ थोड़ा सा, C को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है नीचे A वाला क्योंकि वो पॉजिटिव है, B वाला भी इसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों A वाला पॉजिटिव है उसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, B वाला पॉजिटिव है उसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों साइड से फोर्स सेम आ रही है। F मतलब है KQ², KQ × Q² बाय में L²। लेकिन अब की बार जो रिजल्टेंट आएगा तो बाइसेक्टर पे, बिकॉज दोनों फोर्स सेम है। लेकिन अब की बार दोनों फोर्स जो है वो ट्रायंगल का आउटर एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल बना रही हैं। इंटीरियर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, ना कि 120 का होता है। तो यानी कि जो फोर्स C पर आएगी, नेट फोर्स ऑन C, तो नेट फोर्स ऑन C पर आएगी A और B की वजह से, वो फॉर्मूला लगेगा √A वाली फोर्स का स्क्वायर यानी कि F का स्क्वायर, √B वाली फोर्स का स्क्वायर यानी कि F का स्क्वायर, प्लस 2 × A वाली फोर्स यानी कि F, B वाली फोर्स यानी कि F, है ना, और cos 60 बच्चे होता है 1/2। cos 120 की बजाय cos 60 हो गया। दोनों में फ़र्क क्या है, cos 120 ऊपर होता है बेटा हमारा -1/2, ये होता है 1/2। तो यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन F² से F² पिछली बार की तरह कैंसिल नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, बिकॉज वहाँ माइनस का F² आ जाता था, यहाँ प्लस का F² है। तो व्हाट इज़ FC आएगा हमारे पास क्या, √3F, है ना, √3F हमारी जो है नेट फोर्स आ गई है C पर। तो दिस इज़ द आंसर। यहाँ देखेंगे बच्चे, एक अच्छा सा क्वेश्चन हमारे सामने, एक चार्ज है, मैग्नीट्यूड Q है, उसको डिवाइड किया जा रहा है 2 पार्ट्स में, Q and Q minus Q, such that 2 parts exert maximum force on each other when placed at some separation. Calculate the ratio of Q by Q. देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है एक चार्ज था Q, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
अब उसमें से एक पार्ट निकला स्मॉल क्यू, तो दूसरा पार्ट क्या निकलेगा, क्यू माइनस क्यू, है ना। फॉर एग्जांपल ये चार्ज था हमारा 10 माइक्रोकूलम, तो इसमें से ये निकला अगर 3 माइक्रोकूलम, तो दूसरा क्या निकलेगा 10 माइनस 3, ऐसे निकलेगा ना 10 माइनस 3। तो बात यहाँ पे क्या आ रही है, कह रहा है कि ये जो दो चार्ज आपने, दो टुकड़े जो आपने बनाए हैं एक चार्ज के, इन दोनों को मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर सेपरेशन पे रखते हैं, किसको, Q और कैपिटल Q माइनस Q को। तो उस सेपरेशन पर रखने पर इनके बीच की जो फोर्स है, जिसका फॉर्मूला होगा KQ1 Q2 बाय में क्या R स्क्वायर, कह रहा है ये फोर्स मैक्सिमम कब आएगी, मतलब किसी भी सेपरेशन पे रखने पर ये फोर्स मैक्सिमम कब आएगी। अगर ये फोर्स मैक्सिमम आएगी तो बताइए, आर तो फिक्स है जिस सेपरेशन पे आप रख रहे हैं, कह रहा है तो बताइए कि ये क्यू और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मतलब मैं जो इनको बांटूंगा, क्या मैं 10 माइक्रोकूलम को हाफ हाफ बांट लूँ, 5 माइक्रोकूलम यहाँ, 5 यहाँ, या इधर 6 इधर 4, या इधर 4 इधर 6 इधर 3 इधर 7, मतलब किस तरीके से मैं चार्जेस को तोड़ूं आपस में कि उनको जहाँ भी रखा जाए तो उनके बीच की फोर्स जो है उस सेपरेशन पर मैक्सिमम आए। तो आपने यहाँ पर जो है उस केस में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का रेशो निकालना है। अब ये रेशो कैसे आएगा समझिए। हम कहते हैं कि हमें जानते हैं कि जो फोर्स है वो ये है इनके बीच, इस फोर्स को सॉल्व करके लिखते हैं के क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन जो हमारी होती थी, वी नो वेरी वेल, कंडीशन फॉर मैक्सिमा जो यहाँ पर होगी, जब फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी तो फोर्स का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। भाई जो चीज़ मैक्सिमम हो गई समझो कांस्टेंट हो गई, मैक्सिमम होगी और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती मतलब वो फिक्स हो गई है, मतलब जो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अच्छा जी, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, क्यू, तो df बाई डी क्यू दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अब वो फोर्स आपने ऊपर निकाली है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए क्यू के रिस्पेक्ट में, बस आपका आंसर मिल जाएगा। हम इसको डेरिवेट करते हैं जी, डी एफ की वैल्यू पुट करते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्यू, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इट इम्प्लाइज दैट कि के बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, डेरिवेटिव करेंगे अलग अलग किसका, क्यू कैपिटल क्यू का पहले, फिर माइनस में डी क्यू स्क्वायर। मैंने क्या किया, अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव किया और इज़ इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ मैं, ज़ीरो। समझ रहे हैं बात को आप, है ना। ये के बाहर चला गया, ये आर स्क्वायर बाहर चला गया, डेरिवेटिव क्यू इंटू क्यू का, फिर डेरिवेटिव माइनस क्यू स्क्वायर का। अब हम बात करें, दीज आर नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो है, तो हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, हम बात करेंगे कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट था फर्स्ट वाले केस में, कैपिटल क्यू क्या था, कांस्टेंट था, है ना, इस वाले केस में। तो डेरिवेटिव किसका हो रहा है अंदर, डेरिवेटिव हो रहा है अंदर स्मॉल क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ऐसा ही हो रहा है भाई। कैपिटल क्यू बाहर चला गया, कांस्टेंट था, डेरिवेटिव स्मॉल क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू, माइनस में यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है डी क्यू स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आप समझ सकते हैं ये आ जाएगा 1 और ये वाला डेरिवेटिव आ जाएगा 2q। तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट जी, यहाँ लिखते हैं q इंटू 1 माइनस में क्या 2q इज़ इक्वल टू वट, ज़ीरो। इट इम्प्लाइज दैट q इज़ इक्वल टू कैपिटल q बाय 2। कैपिटल q बाय 2 आने का मतलब क्या समझते हैं आप, कैपिटल q बाय 2 आने का मतलब है कि ये चार्ज जो होगा ये टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा। अब टोटल चार्ज का हाफ कैसे हो जाएगा, देखिए टोटल चार्ज अगर 10 है तो इसको 5 होना पड़ेगा, अगर 5 यहाँ चला गया तो यहाँ भी क्या बचेगा, 5 बचेगा, q बाई 2 यहाँ गया तो राइट हैंड साइड पे भी q माइनस q बाई 2 ही बचेगा। मतलब एक चार्ज को अगर दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं तो दोनों पार्ट्स की वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए, है ना, ऊपर लिखा मैंने दोनों पार्ट्स की वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी उनके बीच की फोर्स मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ पे रेशो पूछा गया था हमसे कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, ये रेशो स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू भी हो सकता है, ठीक है जी। तो किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आप समझ गए कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का जो रेशो है वो क्या निकल कर आ रहा है हमारा, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू यहाँ से निकल कर आएगा 2:1। तो आप याद रखें जिस चार्ज के फॉर्मेट में आप इसको तोड़ रहे हैं वो चार्ज जो होना चाहिए टोटल का हाफ होना चाहिए, और वहाँ से आप रेशो निकाल सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि दो मेटल के स्फीयर हैं ए और बी, दोनों जो हैं इक्वल रेडियस के हैं और उन पे सेम चार्ज है। आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है तो इक्वल रेडियस वाले हैं। दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 103 न्यूटन, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लाइक चार्ज स्फीयर हैं।
When they are placed 10 cm apart in a medium of dielectric constant 7, determine the charge on each sphere. देखिए राइट हैंड साइड में मैंने दो स्फीयर बनाए हैं, एक को बोल दीजिए ए, एक को बोल दीजिए बी। उनके बीच का जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर है और इसको हमने एक मीडियम में रख दिया है। जिस मीडियम में हमने रखा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो यानी कि के जो होता है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 7। हमसे कहा जाता है फाइंड द चार्ज ऑन दी स्फीयर, अगर इनके बीच की जो फोर्स है वो कितनी है 103 न्यूटन है। अब फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल इन मीडियम का फॉर्मूला होता है एफ एयर बाय में के। अगर ये एयर में होते तो जो फोर्स होती मीडियम में उससे के टाइम्स कम होती है एयर वाली फोर्स से। अब एयर में तो हमें पता ही है, एयर में हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4πε0 को के बोलते थे, लेकिन वो के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 9×10⁹ होती थी। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अलग है, इसलिए मैंने ऊपर के नहीं लिखा। कुछ बच्चे कहीं के से के कैंसिल कर दें, देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सब कुछ गिवन है, हमें बस आंसर निकालना है। दोनों का चार्ज सेम है Q² बाय में साथ में नीचे आ जाएगा क्या K इंटू में R²। अब फोर्स इन मीडियम गिवन है 103 और 1/4πε0 होता है हमारा 9×10⁹ Q² और K हमारे पास है 7। R की बात करूँ 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10 इंटू में 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 100 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है, उसका स्क्वायर। अब यहाँ से आप Q निकालेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे तो Q जो आपका निकल कर आता है दैट Q इज़ 28.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। थैंक यू प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमसे कहा जा रहा है कि कूलम फोर्स बताइए दो अल्फ़ा पार्टिकल्स के बीच जिनके बीच का डिस्टेंस जो है 3.2 10⁻⁻15 मीटर है और ये एयर में रखे हुए हैं। कूलम फोर्स का फॉर्मूला छुपा हुआ नहीं है हमसे। कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R²। सब कुछ गिवन है आपको, के आपको पता है, आर गिवन है, बेसिक बात है Q1 Q2 की। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज को जानने का क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले फिजिक्स में अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज का बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो हम बात करें अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो +2e है ना, 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है जी। हीलियम न्यूक्लियस के जितना चार्ज हीलियम न्यूक्लियस पे होता है उतना ही चार्ज जो है अल्फ़ा पार्टिकल पे होता है, +2e। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर लिखेंगे के को 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2e इंटू 2e तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4, E² मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। नीचे आर दिया हुआ है हमें 3.2 इंटू 10⁻⁻15, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90 न्यूटन। एंड ये फोर्स जो है वो लाइक चार्जेस के बीच की फोर्स है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स। थैंक यू। अरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है व्हाट इक्वल चार्ज वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। भाई अर्थ मून को जो क्या करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होती है। हमसे कहा जा रहा है उस फोर्स को न्यूट्रलाइज़ कीजिए, मतलब उस फोर्स को बैलेंस कीजिए। अब उस फोर्स को बैलेंस कैसे करें, मतलब अट्रैक्शन के अगेंस्ट रिपल्शन लगाइए, जितनी अट्रैक्शन है उतनी ही रिपल्शन लगाइए। अट्रैक्शन मतलब दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स। अब रिपल्शन लगाने के लिए ऊपर बोला जा रहा है कि दोनों को इक्वल चार्ज दीजिए, मतलब इस पर +Q चार्ज दे दूँ, इस पर +Q चार्ज दे दूँ, तो लाइक चार्जेस दूंगा तभी रिपल्शन आएगी। अब वो जो रिपल्शन आएगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो नीचे अट्रैक्शन है उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली हमें कहा जा रहा है दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। Fe इज़ इक्वल टू व्हाट Fg। अब हम बात करें Fe का मतलब K Q1 Q2 मतलब KQ² बाय डिस्टेंस है R²। Fg का मतलब G मास ऑफ अर्थ इंटू में मास ऑफ मून M1 M2 बाय में क्या हमारे पास R²। यहाँ हम देख सकते हैं R² से R² कैंसिल आउट हो गया। हमें सिर्फ Q की वैल्यू निकालनी है। Q की वैल्यू यहाँ से आएगी, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा। G मास ऑफ अर्थ इंटू में मास ऑफ मून बाय में K। अब ये सारे फैक्टर्स हमें पता ही होते हैं। G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 होती है। मास ऑफ अर्थ हमें गिवन भी है ऊपर 10⁻25 किलोग्राम बोला जा रहा है, इंटू में मास ऑफ मून बोला जा रहा है 10⁻23, और नीचे जो हमारे पास है वो K है। K मतलब 9 इंटू 10⁻9। इसको सॉल्व करके इसका रूट निकालते हैं, तो रूट निकालने के बाद हमारा आंसर जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 8.6 इंटू 10⁻
13 कूलम। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। थैंक यू। अरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है व्हाट इक्वल चार्ज वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। भाई अर्थ मून को जो क्या करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होती है। हमसे कहा जा रहा है उस फोर्स को न्यूट्रलाइज कीजिए, मतलब उस फोर्स को बैलेंस कीजिए। अब उस फोर्स को बैलेंस कैसे करें, मतलब अट्रैक्शन के अगेंस्ट रिपल्शन लगाइए, जितनी अट्रैक्शन है उतनी ही रिपल्शन लगाइए। अट्रैक्शन मतलब दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स। अब रिपल्शन लगाने के लिए ऊपर बोला जा रहा है कि दोनों को इक्वल चार्ज दीजिए, मतलब इस पर प्लस क्यू चार्ज दे दूँ, इस पर प्लस क्यू चार्ज दे दूँ, तो लाइक चार्जेस दूंगा तभी रिपल्शन आएगी। अब वो जो रिपल्शन आएगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो नीचे अट्रैक्शन है उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली हमें कहा जा रहा है दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। एफ ई इज़ इक्वल टू वट, एफ जी। अब हम बात करें एफ ई का मतलब के Q1 Q2 मतलब के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस है आर स्क्वायर। एफ जी का मतलब जी मास ऑफ अर्थ इनटू में मास ऑफ मून m1 m2 बाय में क्या हमारे पास आर स्क्वायर। यहाँ हम देख सकते हैं आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। हमें सिर्फ क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू की वैल्यू यहाँ से आएगी, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा। जी मास ऑफ अर्थ इनटू में मास ऑफ मून बाय में के। अब ये सारे फैक्टर्स हमें पता ही होते हैं। जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 होती है। मास ऑफ अर्थ हमें गिवन भी है ऊपर 10⁻25 किलोग्राम बोला जा रहा है, इनटू में मास ऑफ मून बोला जा रहा है 10⁻23, और नीचे जो हमारे पास है वो के है। के मतलब 9 इंटू 10⁻9। इसको सॉल्व करके इसका रूट निकालते हैं, तो रूट निकालने के बाद हमारा आंसर जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 8.6 इंटू 10⁻13 कूलम। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने है, एक फोर्सेस बैलेंस करने का। दो पार्टिकल हैं जिनका मास दिया है दोनों का 5 ग्राम, चार्ज है दोनों पे 10⁻7 कूलम, मतलब दोनों पे सेम चार्ज है। तो रिपेल करेंगे। वो कह रहा है स्ट्रेन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हैं लेकिन वो इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स जीरो है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हुई है। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज सेम, मतलब फ्रिक्शन ने बैलेंस करी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉफिशिएंट। आपसे कहा जा रहा है एक टेबल के ऊपर दो चार्ज पार्टिकल रखे थे जी, हमने रख दिए जी। एक हमारा था जी Q1, दूसरा था Q2, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है तो Q और Q, और ये लेंथ है हमारी मान लीजिए R, और दोनों का मास भी बिल्कुल सेम है क्योंकि फ्रिक्शन के लिए मास होना ज़रूरी है। अब आपसे कहा जाता है कि ये बैलेंस्ड हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। अब व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारा F इज़ इक्वल टू म्यू इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो जाएगी mg, यानी वेट के बराबर। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये, है ना। नॉर्मल रिएक्शन मतलब किसके बराबर? नॉर्मल रिएक्शन मतलब किसके? mg के। तो बस यहाँ पे सिंपल सी बात है जी, हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखा k Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज़ म्यू mg, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना आएगा यहाँ से? के क्यू स्क्वायर बाय में क्या, mg r स्क्वायर। बस अगर सारी वैल्यू हमें गिवन है पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10⁻9, क्यू स्क्वायर का मतलब 10⁻7 का स्क्वायर, और साथ में नीचे 5 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करना ना भूलें, 1000 से डिवाइड करें या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, जी की वैल्यू 10 ले लें। आर स्क्वायर मतलब दोनों के बीच का गैप जो कि 10 सेंटीमीटर दिया है, उसको भी मीटर में चेंज करना ना भूलें, 100 से डिवाइड करें या 10⁻² से मल्टीप्लाई करें, उसका स्क्वायर कर दें। अब ये सारी कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो इसको करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका आता है 0.18। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ द बैलेंसिंग फोर्स। थैंक यू बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप, बहुत आसान सा भी है बट वेक्टर का यूज़ है थोड़ा सा इसके अंदर। हमसे कहा जा रहा है 2 पॉइंट चार्ज है जी, जो Q1 Q2 दोनों की वैल्यू दे दी है, और उनके क्या है, उनके ना पोजीशन वेक्टर दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वो कहाँ कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। 3 5 1 XYZ की वैल्यू है, I J K की फॉर्म में इनका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाला जो सेकंड चार्ज है 3 5 1, फर्स्ट वाला 1 3 2 है। हमें पता लगाना है वेक्टर फॉर्म के अंदर 1 पे लगने वाली फोर्स 2 की वजह से कितनी होगी, 2 पे लगने वाली फोर्स 1 की वजह से कितनी होगी। तो यार मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना चार्जेस दिखाता हूँ XYZ कोऑर्डिनेट के बीच में। एक मेरा चार्ज है Q1 जो रखा है कौन से कोऑर्डिनेट पे, 1 3 और 2 पे। एक मेरा चार्ज है Q2 जो किस कोऑर्डिनेट पे रखा है, मान लो 3 5 और 1 पे कहीं स्पेस में।
मैं बात करूं ये Q1 जहां रखा है, Q1 का अपना पोजीशन वेक्टर होगा, Q2 जहां रखा है Q2 का भी अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा। Q1 का पोजीशन वेक्टर होगा R1, वो क्या होगा कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, वो होगा 1 i कैप यानी कि 1 3 2 था ना, तो 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। अच्छा जी, बात करें हम R2 यानी कि सेकंड का पोजीशन वेक्टर, ध्यान दीजिएगा पहले वाले चार्ज को Q2 कहा जा रहा है, दूसरे को Q1 कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहीं सीक्वेंस में Q1 Q2 दिए होते हैं, इन्होंने Q2 Q1 दिया है, तो इसलिए पोजीशन वेक्टर ध्यान से लिखिए। अब Q2 का पोजीशन वेक्टर बताया जा रहा है, कोऑर्डिनेट है 3 5 1, तो 3i प्लस 5j प्लस 1k है ना, ये हमारे पोजीशन वेक्टर आ गए। अब हमारे को क्या करना है, हमें तो Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है वो निकालनी है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, या ये निकालनी है Q1 पे Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो हमें पता है जैसे कि वेक्टर फॉर्म में हम पढ़ के आते हैं, फोर्स का फॉर्मूला वैसे होता है जनरली, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्शन देने के लिए हम यूनिट वेक्टर R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R मतलब वही लाइन, जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रही है उसे R ही कहेंगे ना हम, दो चार्ज के बीच की सेपरेशन, और इसी लाइन के अलोंग फोर्स लग रही होती है, तो इसी लाइन के अलोंग की डायरेक्शन दिखानी है, तो इसी लाइन के यूनिट वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर ऑलवेज टेल्स व्हाट डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे अपनी ये फोर्स जिसको मैंने अभी डायरेक्शन प्रोवाइड कराई है, इस पे वेक्टर का साइन लगा देता हूँ। तो वेक्टर का साइन लगाने के बाद ये फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2, और इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू को पुट करो यहाँ से, कितनी है, वेक्टर R बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ R, उसको सिंपली R लिख दो या मोड ऑफ R लिख दो, मोड ऑफ वेक्टर R लिख दो, यहाँ R स्क्वायर था। तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला बनाया K Q1 Q2 बाय में बना R क्यूब और R का पोजीशन वेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला बना फोर्स का इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कूलम फोर्स का फॉर्मूला हमारा ये आ गया है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। R हमारा डिस्टेंस होगा, अगर हम जाएंगे बेटा 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 जाएंगे इस तरफ, इस फोर्स की डायरेक्शन में जो 2 पे लग रही है 1 की वजह से, तो डिस्टेंस होगा R12, इस तरफ जाएंगे 1 से 2। अगर हम जाएंगे 2 से 1 की तरफ, तो 2 से 1 की तरफ हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो इस फोर्स की तरफ जाएंगे जो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो यही डिस्टेंस हमारा R21 हो जाएगा। एंड वी नो वेरी वेल, R12 हो या R21 हो, दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, दोनों की लेंथ तो सेम है, पर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट हैं। यही शो करता है कि दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आएंगी। तो लेट मी डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो मैंने फैक्ट्स बताया जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। हम सबसे पहले लेंगे फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू द चार्ज नंबर 1। एक बात तो क्लियर है, अगर मैं 2 पे फोर्स निकालता हूँ 1 की वजह से, तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे नीचे की तरफ जाना है ना, मुझे कहाँ जाना है, नीचे की तरफ जाना है। और ये डायरेक्शन किस वेक्टर की होती है, ये डायरेक्शन तो 1 से 2 वाले की होती है, मतलब R12 आएगा। मेरी बात समझिए, फोर्स अगर 2 1 आएगी तो R12 आएगा 1 से 2 की तरफ। तो यहाँ अगर मैं F को 2 1 लिखता हूँ तो R को मुझे 1 2 लिखना है, रिमेंबर। और यही यहाँ पे होगा K Q1 Q2, R को लिखेंगे 1 2, R12 का क्यूब और वेक्टर R12। बस अब आपको वेक्टर R12 निकाल के यहाँ पुट करना है। K Q1 Q2 तो पता ही होता है। सिमिलर वे में अगर मैं F12 निकालता हूँ तो मेरा फॉर्मूला आएगा K Q1 Q2, और यहाँ अगर 1 2 है तो वहाँ आएगा क्या, 2 1, R21 का क्यूब और वेक्टर R21। देख सकते हैं आप। अगर हम बात करें उस फोर्स की जो 2 से लग रही है 1 पर, इधर ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस है 2 से 1 तक का, उसे बोलेंगे R21। ठीक है, तो बस आपने ध्यान रखना है, इधर 2 1 हो तो इधर 1 2 आता है, इधर 1 2 हो तो इधर 2 1 आता है। क्यों आता है मैंने समझा दिया। अब आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे जो है वैल्यूज़ पुट कीजिए किसकी, R12 की। व्हाट इज़ R12, R12 का फॉर्मूला R1 माइनस R2 है ना, एंड व्हाट इज़ R21, R21 का फॉर्मूला R2 माइनस R1। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आता है, इसके लिए आप प्रीवियस 11th क्लास के लेक्चर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें R12 और R21 में, R1 माइनस R2 करेंगे। व्हाट इज़ R1, R1 ये रहा, R2 ये रहा। अगर मैं R1 माइनस R2 करता हूँ तो देखिए क्या बचेगा, I माइनस 3I माइनस 2I एंड दैट विल बी माइनस 2J, है ना। और ये बचेगा हमारे पास क्या, प्लस K, माइनस 2I माइनस 2J प्लस K। तो माइनस 2I
माइनस 2j और साथ में बचेगा हमारे पास प्लस k। अगर मैं R2 माइनस R1 करता हूँ तो प्लस 2i प्लस 2j और माइनस k, प्लस 2i प्लस 2j और माइनस k। दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं होती, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कौन दोनों? R12 और R21, है ना, अभी दिखाया था मैंने आपको, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। बस पॉजिट प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साहब। तो क्या आएगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपने को गिवन है, 3 × 5 और 10⁻12 हो जाएगा, 15 × 10⁻12। और R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब। व्हाट इज़ R12 का मैग्नीट्यूड? R12 का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूँ ना यहाँ से, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते होते हैं वेक्टर वाले क्वांटिटीज़ का? √x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारा R12 का क्या आ गया है? क्यूब आ गया है। तो R12 का क्यूब मतलब क्या? R12 आया है, सॉरी, इसका क्यूब तो हम निकालेंगे ही। तो ये हमारे पास आ रहा है कितना? √9 यानी कि 3। जो R12 का मैग्नीट्यूड है वही R21 का मैग्नीट्यूड भी आएगा, सेम, है ना, करके देख लो। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 9 है, तो सॉरी 3 है रूट से बाहर आने के बाद। तो नीचे जो है हमारा R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब था यानी कि 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। और साथ में पोजीशन वेक्टर क्या था जी? हम अगर बात करें R12 की तो -2i - 2j प्लस k। नीचे से देख सकते हैं हम पोजीशन वेक्टर को। बस ये हमारा आंसर है। ये 9 और 9 यहाँ कट जाएगा तो कहीं ना कहीं ये 5 आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, बहुत इजी है। आप कहो तो मैं कर देता हूँ सॉल्व। ये सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा? दिस विल बी 5 × 10⁻³ और साथ में आएगा -2i -2j और प्लस k। ये वेक्टर फॉर्म में आ गई जी फोर्स। नीचे वाले केस में देखूं तो नीचे वाले केस में फोर्स बिल्कुल सेम आनी चाहिए, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, बट साइन अपोजिट हो जाने चाहिए। तो वही आएगी, चाहे वैल्यू पुट करके देख लो, ये सब कुछ तो सेम ही चलेगा। k Q1 Q2 ऊपर वाला, नीचे वाला भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड है 3 का क्यूब होगा। बस इन दोनों में डिफरेंस आएगा, इन दोनों में। वो प्लस का था, ये माइनस का था, तो नीचे वाली फोर्स भी सेम आएगी। बस 5 × 10⁻³ प्लस की नहीं माइनस की आ जाएगी। बाकी सब कुछ आप सेम रखिए, -2i -2j प्लस k। आप चाहें तो बाहर वाला नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं। हमसे कहा जा रहा है 2 स्मॉल स्फीयर थे, ईच ऑफ मास m किलोग्राम, चार्ज q कूलम, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ईच ऑफ लेंथ l मीटर, but negligible mass. If theta is the angle with each string makes with the vertical when equilibrium has been reached, show that this is equal to this. आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्फीयर हैं, हमने क्या किया, उनको एक कॉमन पॉइंट से 2 अलग अलग थ्रेड की हेल्प से लटका दिया नीचे। अब दोनों को जब लटकाया है तो दोनों का जो वेट होगा यानी कि mg वो डाउनवर्ड खींचेगा। वेट एक एक्सटर्नल फोर्स है जो ग्रेविटी लगा रही है। हमने क्या किया, दोनों को इक्वल चार्ज दे दिया, +q। इक्वल चार्ज देने से एक और फोर्स आ गई इन दोनों के ऊपर, वो आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितनी फर्स्ट लगाएगा सेकंड पे उतना सेकंड लगाएगा फर्स्ट पे। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से दोनों जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जब दोनों सेपरेट हो रहे होंगे तो कुछ सेपरेशन होने के बाद दोनों अब और ज़्यादा सेपरेट नहीं होंगे, वो वहाँ पर जाकर स्टैटिक हो जाएंगे, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगी। उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। ये हमने हाईलाइट किया हुआ है राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में। तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमें ये प्रूफ करना है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि चार्ज इज इक्वल टू दिस। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नेट फोर्स क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो फोर्सेस दिखाते हैं कौन कौन सी फोर्स है जी। एक तो यहाँ पे mg है जी, दोनों स्फीयर का अपना खुद का वेट है mg। अच्छा, दोनों स्फीयर पे लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेफ्ट वाले को राइट वाला रिपेल कर रहा है, राइट वाले को लेफ्ट वाला रिपेल कर रहा है। दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब अगर मैं बात करूँ कि नेट फोर्स 0 आएगी, नेट फोर्स 0 कब आएगी? हमसे कहा जाता है ये दोनों जब सेपरेट हुए हैं तो थीटा एंगल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग ने करी है। टोटल दोनों में एंगल का डिफरेंस 2 थीटा हो गया, ये भी मेंशन था क्वेश्चन में। अब हमें पता है कि नेट फोर्स 0 तभी होगी जब फोर्सेस बैलेंस होंगी। बैलेंस का मतलब लेफ्ट वाली को कोई बैलेंस करने के लिए राइट में फोर्स चाहिए, डाउनवर्ड को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड में कोई फोर्स चाहिए। तो एक फोर्स राइट में दिखाओ, एक अपवर्ड में दिखाओ। सेम सिचुएशन सेकंड वाले के साथ है, डाउनवर्ड को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड में दिखाओ, राइट को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में दिखाओ। तो कहाँ है जी वो तीसरी फोर्स जो इन्हें बैलेंस करे? वो तीसरी फोर्स हमने दिखाई नहीं अभी तक, वो है जी धागे में आने वाली टेंशन।
ये रस्सी में टेंशन आएगी जी। अब ये टेंशन की बात करूँ, इंक्लाइन डायरेक्शन में है, मैं इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। आप जानते हैं ऊपर एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा बेटा टी साइन थीटा। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसके साथ भी होगा, वहाँ भी टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल जो एफ ई को बैलेंस करेगा, एक वर्टिकल जो एम जी को बैलेंस करेगा। यहाँ भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये थीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो जाएगा, ये टी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात एक ही चलेगी। अब यहाँ से अगर ध्यान दें, हम किसी भी एक ब्लॉक को देख लेते हैं फॉर इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे अब फॉर्मूले बनाते हैं, जो फॉर्मूले हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। जो फॉर्मूले मैं बना के दे रहा हूँ उन फॉर्मूलों को याद रखना। हम बात करें इक्विलिब्रियम में, जहाँ नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गई है, उसकी बात चल रही है। नेट फोर्स ज़ीरो, प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं इसको हम, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ने बैलेंस किया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ने। तो फर्स्ट वाले केस में देखें, टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है कौन? एफ ई, या एफ ई को बैलेंस कर रहा है टी साइन थीटा। ये हमारा पहला फॉर्मूला आएगा ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए। अब इसके बाद सेकंड फॉर्मूला की बात करते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या आएगा जी? सेकंड फॉर्मूला की बात अगर हम करें तो ऊपर वाली फोर्स है टी कॉस थीटा, उसे कौन बैलेंस कर रहा है, या वो किसको बैलेंस कर रही है? डाउनवर्ड फोर्स एम जी। दैट इज़ द सेकंड फॉर्मूला, है ना। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। आगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, विदाउट वेटिंग। हम बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर ऐसे दो स्फीयर सेपरेट हो रहे हो थीटा एंगल पर। तो अब हम बात करें, हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचेगा हमारे पास क्या? टेंजेंट थीटा। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा? एफ ई बाय एम जी। दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, या आगे भी कई क्वेश्चन वर्मा साहब के अंदर दिए हुए हैं, एस.सी. वर्मा साहब की किताब में, वो हमें सॉल्व करने हैं। वो हमें इसी स्टेप से सॉल्व करने हैं, हम बार बार ये स्टेप डिराइव नहीं करेंगे, हम इसे याद रख लेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इस स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेंजेंट थीटा एफ ई बाय एम जी। एफ ई की बात करूं, एफ ई का फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू बाय में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर मैं दिखाना चाहूं तो वो डिस्टेंस मैं दिखा सकता हूं आर से। दैट इज़ द डिस्टेंस आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सॉल्व करना है इस स्टेप से। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है हमने, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, साथ में नीचे आ जाएगा क्या? एम जी। क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा? एम जी। अब टेंजेंट थीटा अगर हमें पुट करना है तो हमें यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल देखना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखें, जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे को जो है यहाँ दिखाया जा रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें से हम लोग जो हैं कुछ पढ़ना चाहते हैं, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंजेंट थीटा के फॉर्म में ही आंसर निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है। आगे एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी निकाली जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में आर कहीं नहीं दिया हुआ। आर जो प्रूफ करना है उसमें आर नहीं दिया हुआ। ये जो आर आप देख रहे थे डिस्टेंस, ये आर इसमें कहीं नहीं दिया हुआ जी। तो हमें कहीं ना कहीं आर को एलिमिनेट करना है यहाँ से, उसके बाद क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आर कैसे एलिमिनेट होगा अभी? आर तो हमारा ये डिस्टेंस था, यहाँ से लेके यहाँ तक आर डिस्टेंस था। तो ध्यान दीजिए, हाइपोटेनियस यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ है, ये एंगल है हमारे पास थीटा। तो व्हाट विल बी द आर? अगर वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। ये एल साइन थीटा, इधर भी ये एल, ये थीटा, तो ये एल साइन थीटा, है ना। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो ये हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, कितना हो गया जी? ये 2l साइन थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय में आएगा हमारे पास 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा एम जी। बस यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू ही तो निकालनी थी, तो हम यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? जो हम चाहते थे, क्या आएगा? 4l स्क्वायर एम जी, है ना, साइन स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा
और बाय में आ जाएगा के को लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो रिज़ल्ट आ जाएगा जब आप इसमें के की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं वो 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, और योर आंसर इज़ रेडी। हाँ जी बेटा, अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर कंटेन्स चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। A charge dq is removed from sphere carrying charge q1 and transferred to other. Find charge on each sphere for maximum electrical force between them. अब यहाँ बहुत सारी बातें दी गई हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बस दिमाग लगाना थोड़ा सा कि आपसे कह रहा है, मैंने यहाँ बना दिए 2 स्फीयर हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड, दोनों पे चार्ज पहले क्या था, एक पे Q1 था, दूसरे पे Q2 था। समहाउ किसी तरीके से हमने Q1 में से कुछ चार्ज dq चार्ज बोला हुआ है, dq चार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज Q2 को दे दिया। अब Q1 वाला चार्ज, जहाँ पे चार्ज Q1 था वहाँ पे कितना रह गया, Q1 माइनस dq, उसमें से dq चला गया है। और सेकंड स्फीयर पे चार्ज जहाँ Q2 था उसको dq मिल गया, तो उसका फाइनल चार्ज क्या हो गया, Q2 प्लस dq। तो दोनों पे चार्जेस बदल चुके हैं, एक का Q1 माइनस dq, एक का Q2 प्लस dq। अब हमसे कह रहा है कि मान लो इनको किसी सेपरेशन पे रखा जाए, और सेपरेशन पे रखने के बाद इनके बीच की फोर्स जो है वो क्या आए, मैक्सिमम आए। मैंने इनको R सेपरेशन पे रखा, R सेपरेशन पे रखने के बाद ये Q1 माइनस dq वाला स्फीयर और Q2 प्लस dq वाला स्फीयर, इनके बीच की फोर्स जो है वो मैक्सिमम आए। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो दोनों स्फीयर पे चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, तो निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया था, तो इट्स वेरी इजी, जल्दी से निकाल लेते हैं इसको। पहले हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स कितनी होगी इनके बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स का फॉर्मूला होगा के, फर्स्ट वाला चार्ज Q1 माइनस dq मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वाला चार्ज Q2 प्लस dq, बाय में क्या हमारे पास R², है ना। अब हमें पता है कि फॉर मैक्सिमम फोर्स हमारी कंडीशन होती है, अभी कुछ क्वेश्चन हम पहले कर आए हैं मैक्सिमम फोर्स का। मैक्सिमम फोर्स हमारी कंडीशन होती है डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो डेरिवेटिव ऑफ फोर्स यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, चार्ज करना है। जो चार्ज आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया है उसके रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो चार्ज था dq, तो डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू dq। अच्छा होगा इसको पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाए, डेल एफ विद रिस्पेक्ट टू dq, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। जो मैक्सिमम हो गया वो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। बस आपने क्या करना है, इस फोर्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू q के। अगर मैं यहाँ पे फोर्स का डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू q और उसको 0 के इक्वल रखता हूँ, तो फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट करना चाहूँगा। फोर्स की वैल्यू है k/r²। ब्रैकेट को सॉल्व कर लें हम, अगर Q1 Q2 दोनों फिक्स चार्ज थे पहले, और फिर आएगा प्लस Q1 dq माइनस Q2 dq, और साथ में आ जाएगा माइनस का dq², है ना। ये ब्रैकेट हमने ओपन किए, कौन से वाले, ये दोनों जो लेफ्ट में ब्रैकेट थे इनको ओपन किया, ये हमारे पास आ गया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू वी कैन से दैट, यहाँ पार्शियल की फॉर्म में लिख लें विद रिस्पेक्ट टू dq, है ना। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग इसको। हम क्या करेंगे, k/r² हमारा डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव में क्या बचेगा, डेरिवेटिव होगा किसका, Q1 Q2 और साथ में Q प्लस Q1 dq प्लस Q1 dq माइनस Q2 dq, माइनस में क्या आएगा जी हमारा, dq का स्क्वायर है ऊपर, तो dq का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0 विद रिस्पेक्ट टू हम कहेंगे dq। बस ये k/r² तो नॉन ज़ीरो है, इसकी बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब बाकी हमारा जो फैक्टर बचा है वो क्या बचा है जी, हम इसको डेरिवेट करते हैं। Q1 Q2 की बात समझिए। सबसे पहले Q1 Q2 को देखिए आप, Q1 Q2 दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो हम इसका डेरिवेटिव 0 लिखेंगे जी। हम कहेंगे Q1 Q2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dq 0 है, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू dq, दैट इज़ 0। मैं अलग अलग डेरिवेटिव करके दिखा रहा हूँ। फिर डेरिवेटिव किया जाएगा जी किसका, फिर डेरिवेटिव किया जाएगा, अगला फैक्टर है हमारा Q1 dq विद रिस्पेक्ट टू dq, ऐसे करेंगे हम लोग। हम इसके रिस्पेक्ट में जो है डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा क्या,
Q1, है ना। इसका रिजल्ट आएगा क्या, Q1, है ना भाई। डेल एक्स बाय डेल एक्स तो 1 हो गया। x मतलब यहाँ किससे है, x मतलब यहाँ dq से है, तो ऊपर भी डेल एक्स है नीचे भी डेल एक्स है, तो डेल एक्स बाय डेल एक्स 1, तो क्या बचा, Q1 बचा। ऐसे ही आगे जो डेरिवेटिव हो रहा है इसके बाद वो हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ Q2 dq, है ना, माइनस का है पर वो, और विद रिस्पेक्ट टू dq, ये भी डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, Q2 बचेगा। और उसके बाद जो डेरिवेटिव हो रहा है बेटा, वो डेरिवेटिव हो रहा है हमारा किसका, dq² विद रिस्पेक्ट टू dq। कंफ्यूज मत होइए, लिटिल सा मैथमेटिक्स है। तो ये आया डेल x², dq को x मान लो, डेल x² बाय डेल एक्स फॉर्मूला क्या होता है, 2x, है ना। डेल x² बाय डेल एक्स फॉर्मूला क्या होता है, 2x, x मतलब dq हो गया यहाँ, तो 2x मतलब हो गया हमारे पास यहाँ 2dq। तो बस ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, इज इक्वल टू में 0, तो क्या आया हमारे पास 0 + Q1 - Q2 और माइनस में क्या 2dq इज इक्वल टू वट 0। ये पूरे का डेरिवेटिव आ गया। मैंने चारों का अलग अलग डेरिवेटिव करके दिखा देना आपको, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, यहाँ मैंने सारे दिखा दिए आपको इस जगह पे। अब हम यहाँ पे जो है किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पर dq की वैल्यू निकाल लेते हैं। आखिर dq कितना है, dq को ध्यान से देखें तो dq यहाँ से आएगा Q1 - Q2/2, यानी कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, Q1 - Q2/2। अगर ये चार्ज ट्रांसफ़र हो गया तो फिर बचा कितना दोनों पर, पहले पर बचा Q1 - dq, दूसरे पर बचा Q1 + dq, है ना। ये हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे फर्स्ट पे भी चार्ज निकाल लीजिए, तो सेकंड पे भी चार्ज निकाल लीजिए। Q1 निकालेंगे तो Q1 आएगा क्या, Q1 - dq मतलब क्या, Q1 फाइनल निकालेंगे ना, अगर आप Q1 फाइनल निकालेंगे तो Q1 फाइनल बोल देते हैं इसको हम, फर्स्ट वाले पे Q1 - dq कर देंगे। Q2 फाइनल निकालेंगे तो क्या था जी, Q2 फाइनल था हमारा Q1 + dq। बस इस dq को आप इसमें ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने रेडी है। ठीक है, कितना आएगा वैसे हम अगर निकालते हैं भाई, तो ये आएगा Q1 - Q2/2, और ये कितना आएगा जी, ये आएगा क्या, ये हमारे पास ये भी सेम ही आएगा, Q1 प्लस करना ना हमें Q2 में dq, तो प्लस कर देंगे Q2 प्लस में dq 2Q2 माइनस ये भी वही हमारा, एक सेकेंड, ये हमारे पास आएगा Q1 - Q2/2 प्लस में Q2, तो ये हमारे पास आ गया जी Q1 + Q2/2, दिस इज़ द चार्ज, है ना। सॉरी, ऊपर भी प्लस ही आएगा हमारा यहाँ पे Q1 + Q2/2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है।